ये तो फॉर्मेट एक बार हम रिवाइज करते हैं फटाफट। ओके, लायबिलिटीज साइड के 3 हेडिंग्स है, करेक्ट, एंड एसेट साइड के 2। एक मिनट। ओके, अगर प्रीवियस ईयर का आ गया एग्जाम में तो आ जाएगा ना लिखने को। हाँ, हाँ, प्रीवियस ईयर के वो अमाउंट्स देंगे ना आपको क्वेश्चन में, तो ही आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का कॉलम। अगर प्रीवियस ईयर के नंबर्स क्वेश्चन में नहीं दिए तो वो कॉलम ही नहीं करना है। सो पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट मतलब करंट पीरियड का। एंड अगर क्वेश्चन में यहाँ पर रुपीज इन लैक्स, थाउजेंड्स, क्रोर्स है तो आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, ऊपर क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट। यहाँ पर क्या है, शेड्यूल 3 ये कंपनीज एक्ट का है। शेड्यूल 3(2) कंपनीज एक्ट है। शेड्यूल 3 ऑफ 2 शेड्यूल 3(2) कंपनीज एक्ट। सो ये एज पर लॉ है, तो यहाँ पर एज एट ही लिखना पड़ेगा। आप सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के लिए एज एट, एज ऑन कुछ भी यूज कर सकते हो, कंपनी के लिए एज ऑन नहीं यूज कर सकते। ओके, सो ऐसे हुआ एज ऑन यूज किया आपने, मतलब मैंने डिसाइड किया है कि रेड पे मैं जाऊंगी, ग्रीन पे मैं रुकूंगी सिग्नल पे, ये मेरा रूल हुआ। एज ऑन आपने लिखा मतलब आपका रूल बनाया आपने, आपका फॉर्मेट बनाया। सो ऐसे नहीं चलने वाला ना, हम नहीं एक्ट प्रिपेयर कर सकते अभी तक। सो एज एट ही वो याद रखो। सो नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, करंट ईयर के रुपीज आप लिखोगे वो, उसमें पहले आपने इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये पार्ट हुआ, एंड इधर का पार्ट नीचे का एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर शेयर होल्डर्स फंड। सिर्फ बड़े बड़े बताओ, ये एक सेकंड है हर्दिका, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि वो शेयर होल्डर का फंड नहीं है अभी तक, क्योंकि वो शेयर एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव की बट अलॉट ही नहीं, तो वो शेयर होल्डर ही नहीं है आपका, तो वो शेयर होल्डर्स के फंड में नहीं जा सकता। पूरा लॉजिकल है। सो वो दूसरा हेडिंग है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो अभी अक्षर बोलेगा मैम बट ये आता ही नहीं है मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारे जो क्लाइंट्स रहेंगे बड़े बड़े, अभी जियो कंपनी तुम्हारी क्लाइंट है, उन्होंने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है और 31 मार्च आ गया, अभी तक शेयर्स उनको अलॉट नहीं हुए, तो ये तुम्हें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको बताना पड़ेगा ना कि इसका अलग हेडिंग आता है। एंड देन थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ इज करंट। सो एक्चुअल में 4 है बट हम एग्जाम के लिए 3 ही लगते हैं हमें, इसलिए हम बोल रहे हैं 3 है। एंड एसेट साइड को आप बोलते हो 2 है, वो 2 ही है एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। एसेट्स के अंडर नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स। अभी शेयर होल्डर्स फंड के सब हेडिंग्स क्या थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, तीसरा लगता ही नहीं है एग्जाम के लिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो वो भी शेयर होल्डर्स का ही फंड है, क्योंकि शेयर वारंट सर्टिफिकेट्स आपने दिए हुए हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, मेरे पास शेयर वारंट सर्टिफिकेट है आपके कंपनी का, तो आप जब शेयर्स इशू करोगे पहले किसको दोगे, न्यू इशू इज, बोनस इशू इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना, न्यू इशू इज फर्स्ट प्रेफरेंस टू शेयर वारंट सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको पहले मिलेंगे ना। हाँ, वो शेयर वारंट सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट होंगे, वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे ना। हमने क्यों पहले पैसे दे के रखे आपको, क्योंकि पहले हमें शेयर मिले, मनी रिसीव्ड, आपको पैसे दिए हैं हमने बट आपने शेयर्स नहीं दिए। आप कब दोगे शेयर्स, जब इशू करोगे। सो अभी आपने हमें शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्या दिया आपने, शेयर वारंट सर्टिफिकेट दिया, जो आप कन्वर्ट करके दोगे शेयर सर्टिफिकेट में। फिर से पैसे मांगोगे क्या, नहीं, क्योंकि मनी इज ऑलरेडी रिसीव्ड। ओके, अगर वो सिर्फ शेयर वारंट के लिए पैसे रिसीव हुए हैं, ओके, कि शेयर वारंट, वारंटी मिलेगी इसमें आपको, इस पैसे में शेयर्स नहीं मिलेंगे, तो ये 10 रुपए आप पे करो, आपको मैं वारंटी देता हूं,
तो वारंटी दी है, तो वो 10 रुपया शेयर कैपिटल का नहीं है, पार्ट नहीं है। तो शेयर्स इशू के लिए एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कॉल्स जो आते हैं वो आपको पे अलग से करने पड़ेंगे। ओके, सो एग्जाम के लिए ए बी ही लगता है। ओके, सो अभी 1 2 3 4 नंबर्स किसको देने हैं? हेडिंग्स को। एंड सब हेडिंग्स को क्या देना है? स्मॉल या कैपिटल? हाँ, सो स्मॉल ए फॉर शेयर कैपिटल, स्मॉल बी फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड सी फॉर मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वॉलेट। सो शेयर होल्डर्स फंड में मेनली ए बी लगेगा। सेकेंड तो मेन हेडिंग हुआ एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, सो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड नहीं दिया है उन्होंने, सो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, बट लॉजिकल लगता नहीं है ना, ये सुनते वक्त कुछ तो मिसिंग लगता है। सो मिसिंग क्या है? रिसीव्ड वर्ड, बट है अभी वो लॉ में है तो हम नहीं डाल सकते खुद से कि मैम मिसिंग लग रहा है तो हम डालेंगे नहीं। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ऐसे ही लिखना पड़ेगा। थर्ड आ गया आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसमें स्मॉल ए बी सी डी। स्मॉल ए इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर बी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नेट। उसका मीनिंग ये है कि दोनों नहीं दिख सकता। किसी के बैलेंस शीट में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी दिख रहा है और डिफर्ड टैक्स एसेट भी दिखेगा क्या? नहीं, क्योंकि ग्रॉस लिखना अलाउड नहीं है। लॉ ने क्या बोला है? नेट। सो आइदर और ही दिखेगा ना, आइदर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डिफर्ड टैक्स एसेट। फिर सी क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड डी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो हमने कैसे याद रखा? फर्स्ट एंड लास्ट इज लॉन्ग टर्म, देन बी इज डिफर्ड एंड सी इज अदर, बी डी एंड सी ओ। ओके, बी डी मतलब बी इज डिफर्ड टैक्स एंड सी ओ, सी इज ओ मतलब अदर, बी डी सी ओ। करंट लायबिलिटीज के अंडर जैसे अक्षत ने बताया सेम वही रिपीट करना है ना, ए बी सी डी। ए में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर हाँ बी डी की जगह बी टी ट्रेड पेएबल्स। सी में क्या है? सी ओ अदर करंट लायबिलिटीज, एंड डी अगेन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। करेक्ट। अभी बी में ट्रेड पेएबल्स में उन्होंने क्या दिया है? ट्रेड पेएबल्स के अंडर जो ए बी दिख रहा है आपको वो स्मॉल ए बी है या कैपिटल ए बी? कैपिटल ए इज टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड बी इज total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises. Okay, अभी मैं आपको एक स्मॉल लॉजिक बताती हूँ इसके पीछे का। आपकी खुद की कंपनी है तो आपके एम्प्लॉयज होंगे, मैनेजर्स होंगे। ओके, सो ऊपर हायर लेवल से आप स्टार्ट करो, मैनेजर्स होंगे आपके, एम्प्लॉयज है। उसके बाद जो क्लीनिंग स्टाफ होगा, आपको कंपनी में चाय वगैरह देने के लिए आते होंगे। ओके, सो किसको अर्जेंट है फर्स्ट डे को सैलरी मिलना? कौन सा वाला? सीईओ, मैनेजर वाला, क्लर्क्स वाला, जो क्लीनिंग स्टाफ वगैरह है, क्योंकि उनकी सैलरी कम है। उनके पास ऐसे नहीं है कि प्रीवियस मंथ के सैलरी का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, सेविंग ही नहीं है। सीईओ मैनेजर्स के पास सेविंग है। इनका ऐसे होता है कि हाँ पगार झाल्यावर मी हे करतो, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द सैलरी ऑफ द सेम मंथ एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन द सैलरी ऑफ प्रीवियस मंथ जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। सो पहले आप किसकी लायबिलिटी दोगे? छोटे लोगों की। छोटे लोगों इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो ये यूजर्स को दिखाना है कि आउटस्टैंडिंग जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कितना है, एंड ड्यूज टोटल ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल। सो इसलिए पहला प्रेफरेंस कैपिटल है माइक्रो वालों को है एंड दूसरा इनको है। सो इसलिए वो सेपरेट दिखाना है। इसमें से अगर माइक्रो वालों का ड्यूज ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? इनका पेमेंट पहले करना पड़ेगा। इनके ड्यूज ज़्यादा मत रखो क्योंकि वो अभी तक स्मॉल एंटरप्राइजेस है, माइक्रो है, छोटे छोटे बिजनेसमैन है,
तो उनके लायबिलिटीज मत रखो, उनके पेमेंट्स जल्दी कर दो, इसलिए वो ट्रेड पेएबल्स के अंडर ए बी आपको दिखाना है। अगेन ये एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जब बैलेंस शीट का एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा ना, बैलेंस शीट, तब ये सब करना पड़ेगा एनालिसिस कि अरे ये छोटे लोगों के ड्यूज रख रहे हैं, खुद करोड़ों में कमा रहे हैं, एंड क्लीनिंग स्टाफ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कैसे लग रहा है? कितनी सैलरी होगी? 900-800 सैलरी, वो भी पेंडिंग है, वो भी आप दे नहीं सकते। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन फॉर बैलेंस शीट स्टडी। एग्जाम के लिए ये नहीं आता है, पता है, आप ट्रेड पेएबल्स लिख देते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही ये बाइफर्केशन नहीं दिया रहता है ना। आपको क्या पता ना ये ट्रेड पेएबल 72,000 माइक्रो एंड स्मॉल वाले हैं या हाँ अदर देन, ओके, इनको बड़े नहीं बोलते, वो अदर देन, हाँ। देन अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में ABCDE है, ओके, उसमें से बहुत सारे नहीं लगते। ए आपने बताया, APP नहीं है, ए के 1 2 3 4 है। ए का रोमन 1 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज टैंजिबल। सो टैंजिबल करके अभी कुछ नहीं है, या फिक्स एसेट्स करके भी कुछ नहीं है। फिक्स एसेट्स टैंजिबल जो है मतलब ही PP। रोमन 2 इज इंटैंजिबल एसेट्स, रोमन 3 इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो PP अभी तक नहीं हुई कंप्लीट, दैट इज थर्ड। सो रोमन 1 एंड 3 इज रिलेटेड टू टैंजिबल्स, एंड इवन नंबर्स जो है रोमन 2 एंड रोमन 4 दे आर रिलेटेड टू इंटैंजिबल। सो रोमन 2 इज इंटैंजिबल एसेट, रोमन 4 इज इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये स्मॉल a हुआ नॉन करंट एसेट्स के अंडर का, स्मॉल b इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, स्मॉल CD इज डिफर्ड टैक्स एसेट्स ब्रैकेट में नेट, D इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड EO अदर नॉन करंट एसेट्स, ओके। इसमें से अक्षर बताओ क्या क्या आता है? ए का रोमन 1 एंड रोमन 2 भी इतना नहीं आता, एंड BCDE सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स दिया है तो करंट लेना है, डिफर्ड टैक्स एसेट दिया है तो वो लेंगे CD करके, एंड सिर्फ लोन्स एडवांस है तो करंट पे जाना, एंड अदर नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या है फिर? के एग्जांपल्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो, रोमन B, सॉरी स्मॉल b में जाएगा वो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगेन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन एनी शेयर्स अगेन वो नॉन करंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत रेयर है क्योंकि जो किसी में भी नहीं बैठ रहा है वो उधर जाएगा। सो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी रेयर है, तो एग्जाम के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अदर नॉन करंट एसेट्स आपको एक्चुअली बैलेंस शीट देखने पड़ेंगे। ओके, जब स्टडी से ब्रेक लोगे आप चेक करो किसी के बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या, सबके बैलेंस शीट में दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें ही सब कवर हो रहे हैं। हमें जो एग्जांपल्स आ रहे हैं हाँ वो इन्वेस्टमेंट्स में ही जा रहे हैं, या लोन एडवांस दिया है, डिफर्ड टैक्स एसेट है, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो भी ऊपर जा रहा है। अभी करंट एसेट्स में ABCDEF, तो इसमें से पॉपुलर क्या है या सभी पॉपुलर है एग्जाम के लिए? सब। सो ए में पहले करंट एसेट्स में पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन इन्वेंट्रीज, देन ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ओके, मतलब
कैसे हुआ कि यहाँ पर हेडिंग्स दो ही है, नॉन करंट एंड करंट, बट सब हेडिंग्स बहुत है। यहाँ पर ABCDE है, यहाँ पर ABCDEF है, एंड इसके ए में भी रोमन 1 2 3 4 है, बट वो इजी है रोमन 1 2 3 4 याद रखना। ABCDEF ही आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड नॉट नेसेसरी कि सभी इधर ऊपर नीचे हुआ तो मार्क्स नहीं मिलते हैं सब हेडिंग्स में। अगेन आपने आपका रूल बनाया कि रेड पे मैं रुकूं, आगे जाऊंगा। अगर कोई ऊपर हो गया, जैसे इन्वेंट्री बाद में कर दी है, वो वर्किंग नोट 12 इन्वेंट्री होना चाहिए था, लेकिन करने में वर्किंग ट्रेड पेबल्स और करंट इन्वेस्टमेंट के रिसीवेबल्स का आ गया है। हाँ, उसको नंबर शेयर कैपिटल का फर्स्ट नंबर नहीं मैम, जैसे इसमें तो नहीं जो करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं ना, जिसमें डिवेंचर्स का इंटरेस्ट देना रहता है, उसमें मैम कभी-कभी मिस आउट हो जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो देखिए 6% डिवेंचर्स 2 लाख। हाँ, तो वो थर्ड नंबर में आ गया ना, नोट 3 में। अगर मैम उसका इंटरेस्ट जो देना रहता है या इंटरेस्ट एक्रूड जो रहता है उसका, हाँ, कभी-कभी तो मैम वो कभी-कभी ना बैलेंस शीट जो टेबुलर फॉर्म में देते हैं ना उन लोग, हाँ, तो उसमें मिस हो जाता है। जैसे अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा हाँ, इंटरेस्ट एक्रूड। मैम पूरा क्वेश्चन करिए, लास्ट में देखिए कि ये पॉइंट बचा हुआ है। हाँ, तो गए ना मार्क्स। तो फिर मैम पूरा नोट्स का नंबर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये शेयर कैपिटल फर्स्ट है, रिजर्व सरप्लस सेकंड है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थर्ड, फिर आपका डिफर्ड नहीं आता है, अदर लॉन्ग टर्म भी नहीं आता है ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को 4 इसी सीक्वेंस में देना पड़ेगा। इसलिए तो ये लर्न करना है ना, कौन सा भी सीक्वेंस चलता तो मैं कहाँ पे बोलती लर्न करो, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, नोट शेयर कैपिटल का नोट नंबर 10 नहीं चलेगा। हाँ, नोट के अंडर का। हाँ, मतलब नोट नंबर अभी शेयर कैपिटल का 1 है, रिजर्व सरप्लस में नोट 2 है, तो रिजर्व सरप्लस के अंडर आप लिखते हो ना जनरल रिजर्व, ये सब जो है वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही आएगा, लेकिन अभी सपोज डिबेंचर इंटरेस्ट जो है उसका बैलेंस शीट से एज सच कुछ ऐसा बहुत कनेक्शन नहीं है, तो वो नोट्स टू अकाउंट में अगर उसका नोट नंबर 12 के बदले 13 होता तो चलेगा क्या? ये क्वेश्चन नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे नोट्स टू अकाउंट के हिसाब से वो 13 आ गया। हमने तो एक आधा एडजस्टमेंट पहले दिखा दिया, इंटरेस्ट बाद में दिखा दिया। ओके, बट वो सीक्वेंस में दिख रहा है क्या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में 1 2 3 4 सीक्वेंस में दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना सीक्वेंस में। हाँ, फिर फॉर एग्जाम्पल अदर करंट लायबिलिटीज का तुम्हारा नोट नंबर 5 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो नोट 5 जो तुम लिखते हो वो नोट्स टू अकाउंट से मैम 4 के बाद नहीं हुआ, 1 तो 7 के बाद हो गया, जैसे मिस हो गया। मतलब नोट 3 तुम्हारी थी फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, नोट 3, एंड नोट 4 कौन सी थी? पीपीई की। हाँ, नहीं जैसे नोटिंग मैंने सही किया। हाँ, सीक्वेंस में थर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हाँ, और फिर फोर्थ आपका शॉर्ट अदर करंट लायबिलिटीज हो गया। हाँ, अब नोट्स टू अकाउंट 1 2 3 पर ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, अब थर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखिए, और मतलब कि लैक ऑफ टाइम या किसी भी चक्कर में थर्ड के बाद सीधा फोर्थ पॉइंट मिस करके फिर पीपी लिख दिए, हाँ, और उसके बाद फिर नीचे लिख सकते हैं ना नोट्स टू अकाउंट में, फिर के बाद फिर फोर्थ अभी क्या रहा है इंटरेस्ट लगाना। ओके, सो वहां पर बैलेंस शीट में सीक्वेंस में है, हाँ, बट नीचे हाँ, तो नोट्स में कैसे दिख रहा है कि पहले शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देन टीवीपी, एंड देन हाँ, वो चलेगा। हाँ, एंड उनका इसके अंडर भी सीक्वेंस है। हाँ,
नोट्स में भी अगेन रिजर्व सरप्लस में भी पहले कैपिटल रिजर्व, देन सीआरआर, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन डीआरआर, देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग भी आता है रिजर्व सरप्लस के अंडर। इनकम दिखाया है और फिर एक्सपेंसेस दिखाया है नोट्स को। एक मिनट, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जनरल इंस्ट्रक्शंस मतलब लॉ नहीं हुआ, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के अंडर उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस हो गए। एंड ये जो है शेयर कैपिटल, ये ए से क्या स्टार्ट हुआ है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस 6 तक खत्म हो गए ना। 6 इंस्ट्रक्शन ही है। अ कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन द नोट्स टू अकाउंट। सो ये इंस्ट्रक्शन है। तो शेयर कैपिटल के अंडर हम ऑथोराइज कैपिटल का तो याद रखते हैं, ऑथोराइज देन इशूड सब्सक्राइब, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस का सीक्वेंस में नहीं आता है। जनरल रिजर्व पहले जा सकता है, फिर नीचे रिजर्व कैपिटल रिजर्व आता है। तो ये फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है आई थिंक एग्जाम के लिए, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये लॉ का पार्ट है क्या? बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम फॉलो करेंगे, क्योंकि वो कंपैरिजन के लिए इजी होगा, टू कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर, टू कंपेयर विथ अदर कंपनीज। एंड वहाँ पे फॉर्मेट लर्न नहीं करना है, गूगल है। बट यहाँ पे वो आई थिंक मार्क्स नहीं डिडक्ट करेंगे रिजर्व सरप्लस के अंडर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो। ओके ये इतना डिटेलिंग क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ MCQs। कुछ भी कर सकते हैं। रिजर्व सरप्लस के अंडर पहला क्या आता है? 4 ऑप्शन, पता ही नहीं क्या आता है। हाँ अभी मत याद करो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आज के लिए काफ़ी है। वो आपने हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स तक किया तो भी ठीक है। अभी एनेक्चर में हमने बैलेंस शीट किया ना, हाँ P&L का अभी हम नहीं देख रहे हैं। मॉड्यूल ओपन करो, मॉड्यूल में मुझे वो एग्जाम्पल्स बताओ कहाँ थे जो हमने किए थे। हाँ 11.14, वो फास्ट रिवाइज करते हैं, ओरली आंसर्स दो, मैं सॉल्यूशन नहीं पढ़ने वाली हूँ, वो MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। कमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अल्फा लिमिटेड हैज मेंशन इन द नोट्स टू अकाउंट दैट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24,000 equity shares of ₹10 each were issued as fully paid bonus shares. However, the source from which these bonus shares were issued has not been disclosed. It's such non-disclosure. Non-disclosure is okay. It is not a violation of Schedule 3. Then example 2, comment in line with Schedule 3. The management of Lyle Limited contends that the work in progress is not valued since it is difficult to ascertain the same in view of the multiple processes involved. They opine that the value of opening and closing work in progress would be more or less the same. Accordingly, the management had not separately disclosed work in progress in financial statements. क्या हमने किया था ना, मैनेजमेंट का ओके है, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है, क्योंकि उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या है, मोर और लेस सेम है ना। मैंने आपको बताया भी था कि डेबिट क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 10,000 लिखा, क्लोजिंग भी 10,000 लिखा, तो इफेक्ट क्या आएगा? नील। तो नहीं दिखाया तो चलेगा, क्योंकि जो P&L है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3, उसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिखाते। क्या दिखाते हैं? चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो चेंजेस ही 0 है, तो क्या दिखाओगे? ओके, सो ये ओके है ना। वाई इट इज ओके? बिकॉज मोर और लेस, हाँ करेक्ट करेक्ट। Okay, Schedule 3 to Companies Act does not require that the amounts of WIP at beginning and end of the accounting period to be disclosed in the statement of P&L.
only changes in inventory of WIP need to be disclosed in the statement of P&L. ओके, अगर शेड्यूल 3 में आपके ट्रेडिंग अकाउंट जैसे होता प्रोप्राइटर पार्टनरशिप वाला कि डेबिट को ओपनिंग दिखाओ, क्रेडिट को क्लोजिंग, तो 10,000 होता तो वो भी दिखाना पड़ता. बट शेड्यूल 3 में आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिखाना ही नहीं है. शेड्यूल 3 में आपको चेंजेस दी, इसलिए ओके है. अगर चेंज 0 है तो ओके है. सिर्फ ओके है ये वर्ड्स नहीं चलेंगे. इट इज नॉट अ वायोलेशन ऑफ शेड्यूल 3 वगैरह लिखना पड़ेगा. हाँ करेक्ट, ऐसे जरा प्रोफेशनल सीए का स्टूडेंट बोल रहा है, ऐसे लगना चाहिए उनको. देन कमेंट ऑन एक्यूरेसी ऑफ दिस treatment in line with schedule 3 to Companies Act 30. Futura Limited had the following items under the head reserves and surplus in the balance sheet as on 31st March. और amount in lakhs है. Securities premium, capital reserve, general reserve. The company had an accumulated loss of rupees 250 lakhs on the same date, which it had disclosed under the head statement of profit and loss as asset in its balance sheet. So वो पूरा सेट ऑफ करेंगे, 250 में से तीनों माइनस करके थोड़ा देगा बोलो. So the treatment is not in line with schedule 3. You have to show it under reserves and surplus as a negative figure ना. एंड फिर टोटल जो आप लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस शीट में वो निगेटिव 20 lakhs आ रहा है. करेक्ट. एग्जाम्पल 4, determine how the loan will be classified in preparation of financial statements of Sumedha Limited for the year ended 31st March 2001 according to schedule 3. Sumedha Limited took a loan from bank for rupees 10 lakh to be settled within 5 years in 10 equal half yearly installments with interest. So 10 lakh का 5 2 lakh हाँ will be short term borrowing. नहीं, 8 lakh will be 2 lakh will be Short term. borrowing and 8 lakh will be लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. करेक्ट. सो 5 साल में मतलब डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2 लाख एंड हाफ ईयरली मतलब 1 लाख. तो एक साल में 2 लाख जाने वाला है. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन 38 सितंबर ऑफ रुपीज 1 लाख. डिटरमाइन. सो 31 मार्च की बैलेंस शीट है 2001, तो 31 मार्च 2002 को एक साल विद इन 1 ईयर कितना ड्यू है 2 लाख, इसलिए वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है. 8 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग है. ओके. करंट लायबिलिटीज के अंडर ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाता है, अदर करंट लायबिलिटीज में नहीं जाता है. 8 लाख कहाँ पर? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. ओके. सो हार्दिका, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है वो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर आते हैं, बट ABCD में किधर आते हैं? हाँ ए है. हाँ करेक्ट, हो गया ना, आ रहा है ना. एग्जाम्पल 5, प्रिंस लिमिटेड प्रेजेंट्स इट्स provisions for contingencies under reserves and surplus in notes to accounts in its financial. Whether this presentation is correct, not correct. Provisions are different than reserve. Provision की definition दी है, liability की भी definition दी है, present obligation की भी definition दी है. ये सारे definitions कौन से स्टैंडर्ड में? AS 29. AS 29 का नाम ही वही है, प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स. सो प्रोविजन की डेफिनेशन देखी थी हमने, लायबिलिटी की देखी थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की भी देखी थी. 3 देखे थे ना डेफिनेशंस. जब AS 29 करेंगे तब फिर से ये डेफिनेशंस आएंगे. एग्जाम्पल 6 में व्हाट आर द डिस्क्लोजर दैट आर एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिसीवेबल्स in the financial statements. So ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ पे थे? करंट एसेट्स के अंडर थे, सी में थे, स्मॉल सी में. CT याद रखा मैंने इसलिए मुझे आया स्मॉल सी. ओके. सो सी वाला था ट्रेड रिसीवेबल्स, बट उसमें ट्रेड पेएबल्स जैसे था क्या? कैपिटल A कैपिटल B. ट्रेड पेएबल्स में था ना कैपिटल A कैपिटल B. But what are the disclosures that are applicable with respect to trade receivables in the financial statements?
सो डिस्क्लोजर्स कहाँ पर होते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में. एंड प्रेजेंटेशन कहाँ पर होता है? बैलेंस शीट P&L में. एंड नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर. तो व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स दैट आर एप्लीकेबल, मतलब ट्रेड रिसीवेबल का नोट जो आएगा वो डिटेल में आपको बताना है. सो अनेक लिमिटेड इज अ कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3. डिवीजन 1 क्या है? बैलेंस शीट का. एंड डिवीजन 2 शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही है. डिवीजन 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 है. पार्ट 1 इज बैलेंस शीट, पार्ट 2 इज स्टेटमेंट ऑफ P&L. सो द कंपनी हैज ट्रेड रिसीवेबल्स एट द बैलेंस शीट डेट. सो बैलेंस शीट डेट को आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स है तो आपको रोमन 1 2 3 का पूरा डिस्क्लोजर सीखना है. So under schedule 3 trade receivables are required to be classified into long term, that is non-current trade receivables, and short term, that is current trade receivables. Trade receivables shall be subclassified as secured considered good, unsecured considered good, then doubtful. Then allowances for bad and doubtful debts should be disclosed under the relevant heads separately. रिलेवेंट हेड्स बताओ अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के. RDD. ओके. देन डेट्स ड्यूज बाय डायरेक्टर से कितना रिसीवेबल है और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ देम आइदर सेवरली और जॉइंटली विथ एनी अदर पर्सन, और डेट्स ड्यू बाय फर्म्स और प्राइवेट कंपनीज रिस्पेक्टिवली इन विच एनी डायरेक्टर इज अ पार्टनर or a director or a member should be separately stated. So as a chartered accountant आपको बहुत इंटरेस्ट होगा ना कि डायरेक्टर से कितना आना बाकी है, उसके जो कंपनीज है या फर्म है जिसमें वो पार्टनर है उससे कितना रिसीवेबल है. इन्होंने रखना चाहिए क्या या इमीडिएट देना चाहिए पैसे? देखें कि हाँ वो लोग रखते हैं. तो जो हम एथिकल वैल्यूज जो बोलते हैं, सो एज पर एथिकली उन्होंने रखना चाहिए पेंडिंग? नहीं, क्योंकि वो खुद डायरेक्टर है, दूसरे कंपनी में भी वो पार्टनर है, मतलब पैसा है तो दे दो. नहीं है तो ठीक है. तो ये डिस्क्लोजर इंटरेस्टिंग है ना, रोमन 3 वाला, डायरेक्टर से कितना आना बाकी है. ओके. पहले में तो कितने सिक्योर्ड एंड गुड है, अनसिक्योर्ड गुड, फिर डाउटफुल, एंड सेकेंड में वो RDD आपका अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स. फिर फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग जो है, फॉलोइंग एजिंग शुड शैल बी गिवन. एज क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स का एज मतलब उनका एज नहीं. ओके. ये मिस्टर XYZ है, इसका एज 75 है. ओके. एज अ डेटर वो हाँ कितने दिन से वो आपका डेटर है, वो वाला एज. ओके. सो आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. सो यहाँ पर लेस देन 6 months to 1 year, 1 to 2 years, then 2 to 3 years and more than 3 years. So हैशटैग का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. So similar information shall be given where no due date of payment is specified. In that case, disclosure shall be from the date of the transaction. So for example, आप बहुत बड़ी कंपनी हो एंड आप जब कस्टमर को इनवॉइसेस देते हो तब उस इनवॉइस पे ही प्रिंटेड रहती है डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. तो आपको समझेगी ड्यू डेट. और उनकी पॉलिसी होंगी ना कुछ तो क्रेडिट सेल्स के लिए कि जितने भी क्रेडिट सेल्स किए हैं उनसे पेमेंट लेना है 3 दिन में, मतलब आज सेल हुआ तो 3 दिन के बाद आना चाहिए. तो वो ऐसे लिखा होता है. और अगर लिखा नहीं है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ही नहीं है, तो कौन सी डेट लोगे? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, वही दिया है ना. सिमिलर इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन where no due date of payment is specified in that case disclosure shall be from date of transaction. सेल कब हुआ है वो तो पता होगा, ड्यू डेट लिखना चाहिए आइडियली.
नहीं तो कस्टमर्स को भी क्या लगता है, हाँ इनको चलता है कभी भी पैसा दिया तो भी, तो क्या करते हैं वो जल्दी देते ही नहीं है, एंड फिर हमें भी क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे पैसे मांगेंगे, स्पेशली रिलेटिव है तो कैसे पैसे मांगू। तो बिजनेस का पार्ट ही रूल पॉलिसी रख दो ना, रिलेटिव हो नॉन रिलेटिव हो हमारी पॉलिसी है। ओके, सो कस्टमर क्लाइंट्स को गाइड करते वक्त आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आप क्या बताओगे, इनवॉइस आप प्रिपेयर करते वक्त ही डाल दो, सो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं तो लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले का सीए कोई था या दूसरा कंसल्टेंट था, उसने कुछ अच्छे से गाइड नहीं किया कि इनवॉइस कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपको अभी क्या बताना पड़ेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप क्या करो, इनवॉइस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट भी डालना स्टार्ट करो। ओके, ड्यू डेट नहीं लिख सकते, अगर आपने एक्सेल में फॉर्मूला दिया है तो वो ड्यू डेट आ जाएगी प्रिंट होके, फॉर्मूला नहीं दिया है तो एटलीस्ट सेंटेंस लिखो ना, 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो वो नहीं है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से आपको क्या काउंट करना है, पहला लेस देन 6 months, देन मोर देन 6 months टू, हाँ सो 6 months है कौन सा, अगर डेटर 6 months ड्यू है, 6 months एग्जैक्ट, तो वो फर्स्ट कॉलम में आएगा या सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट लेस देन 6 है, मतलब सेकेंड वाला 6 months और उससे ज़्यादा टिल 1 year, हाँ 1 year से ज़्यादा 1 to 2 years थर्ड में, 2 year के लिए ड्यू है तो भी वो थर्ड कॉलम में है, 2 years 1 day कि वो फोर्थ कॉलम में जाए, 2 to 3 years, 3 years 1 day, मोर देन 3 years। सो 5 कॉलम्स बताओ फिर से, 6 months to 1 year, नहीं लेस देन 6 months, 6 months to 1 year, हाँ 2 to 3 and more than हाँ ओके। सो किसके पीछे लगोगे आप, कौन से कॉलम के, हाँ तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, इसलिए आपको ये सेपरेट पता है। ओके, आपको जब आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर आपको बैलेंस शीट दिखाएगा, आप ओनर हो, तो आप जब ट्रेड रिसीवेबल का नोट देखोगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी, तो एज अ ओनर आप क्या बताओगे, जो रिकवरी वाला आपका एम्प्लॉय रहेगा उसको क्या बताओगे, मोर देन 3 years वालों को कॉल करो। ओके, तो मैनेजमेंट का काम कम हुआ ना, अगर ये 5 कॉलम्स है तो ये 5 कॉलम्स आपने डिटेल में आपके स्टाफ ने दिए ही नहीं आपको, तो आप रैंडमली कॉल लगाते रहोगे और वो बोलेगा अरे 2 महीने तो हुए रुको अभी, तो उनको अभी कॉल करना ही नहीं है। समझ में आ गया व्हाई दिस 5 कॉलम्स आर नेसेसरी। और ये कॉलम्स हुए, अभी रोज भी है इनके, हाँ 4 रोज है, 5 कॉलम्स है, फिर टोटल भी है, टोटल आप कर सकते हो। पहला है अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर गुड। अनडिस्प्यूटेड मतलब क्या, कुछ डिस्प्यूट नहीं है तो पहले इनको कॉलिंग करो क्योंकि वो जल्दी देंगे। अनडिस्प्यूटेड मतलब उनको मान्य है जो अमाउंट डिसाइड हुई है वो। सेकेंड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर डाउटफुल। देन थर्ड, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स, वो बट वो गुड है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट हमने ये कर दिया तो वो पैसे देंगे। एंड फोर्थ वाले डिस्प्यूटेड भी है एंड डाउटफुल भी है, तो मतलब ये वाला नंबर जो आएगा ना ये एज गुड एज बैड डेट्स में जाने वाला है। एक तो वो मोर देन 3 years आपको पैसे ही नहीं दे रहा एंड वो डिस्प्यूट कर रहा है आपके साथ, तो एज गुड एज वो बैड डेट है। तो ये जो आपको रिकवर करके देगा, ये उस बंदे को आप बहुत हायर कमीशन दोगे, रिकवरी एजेंट ही लगेंगे इसके लिए, ये वाला। तो कैसे स्टडी करते हैं ओनर्स, आपको समझा क्या? हाँ, ये रिकवर करके दिया ना उसने ये, तो आप बहुत कमीशन नहीं दोगे, ये तो मैं भी रिकवर करती तो रिकवरी एजेंट का क्या काम है ना। सो ये सब इतना स्टडी करना पड़ता है। अगर आपके क्लाइंट को उसका रिकवरी एजेंट कुछ भी मांग रहा है कमीशन, तो एज आप ये उसको कमीशन कम दो और इस गाइडेंस के लिए मुझे कमीशन दो उसका कमीशन कम करके, क्योंकि उसने इजी वाला रिसीवेबल आपको रिकवर करके दिया है, उसको बोलो ये रिकवर करके दे, फिर कमीशन देखते हैं फिर। ओके, सो आपको क्या क्या
students may note that the questions based on preparation of statement of P&L and balance sheet and explanatory notes as per schedule 3 have been given in this unit. However, questions requiring preparation of cash flow statements have been separately given in the next unit of this chapter. Okay, so आपको debtors में पहले क्या क्या दिखाना है कि secured कितने हैं which are considered good, unsecured considered good and doubtful, and then allowances for bad debts and इनसे आना कितना बाकी है. ओके, सो ये क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है एंड उसके साथ साथ एजिंग भी इम्पॉर्टेंट है उनका. सो एजिंग के लिए क्या स्टेटमेंट लिखते हैं हम? एजिंग शेड्यूल बोलते हैं उसको, वो याद रखो. ट्रेड रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन. सो एजिंग शेड्यूल में कॉलम्स पहले पर्टिकुलर्स आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और ट्रांजैक्शन एंड टोटल. ओके, सो आज के होमवर्क के लिए ये लर्न करके आ जाओगे क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स का अगर 5 मार्क के लिए आया तो आपको रोमन 1, 2, 3 आना चाहिए एंड एजिंग शेड्यूल भी आना चाहिए, जो एज अ ओरल टेस्ट में कल पूछने वाली हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स का. ठीक है, सो अभी बैलेंस शीट वाले जो है क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन 1, 2 आपने क्या बताया, इजी है क्या? इलस्ट्रेशन 5 बैलेंस शीट का है और क्वेश्चन 10 है. इलस्ट्रेशन 5 में सिर्फ बैलेंस शीट है. हाँ, सिर्फ बैलेंस शीट. इलस्ट्रेशन 5 ये ना. हाँ, सो ये आप कर सकते हो ना. Illustration 5, illustration 7, practical questions 7, 8, 10. 7, 8, 10 प्रैक्टिकल वाले. मतलब इलस्ट्रेशन में से सिर्फ 5 करना है आपको. ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ही आपका होमवर्क डिसाइड करते हो. ठीक है, मतलब वो 10 जैसा ही था ना, सिर्फ उन्होंने हाँ इसमें ही. हाँ, 10 बैलेंस मैम सारे एडजस्टमेंट 10 के बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है. हाँ, एग्जाम के लिए. ये 35,000 का ट्रांसफर जो करना है वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था. इट इज प्रपोज्ड ऐसे था, ट्रांसफर ऑफ 35,000 टू जनरल रिजर्व हैज बीन प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो ये प्रपोज किया तो अप्रूवल लेने के लिए नहीं रुकना है. ओके, आप जनरल रिजर्व में डालो, ये P&L से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है शेयर होल्डर्स को. ओके, शेयर होल्डर्स को टाइम नहीं है इसलिए तो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं ना. सो आपको डायरेक्टर्स के डिसीजन अगर मान्य नहीं है तो आप आ जाओ, डायरेक्टर बनो फिर आप. इसलिए बार बार शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लेना है. बहुत सारे शेयर होल्डर्स तो किस में इंटरेस्टेड रहते हैं, इन हाँ कि 100 में शेयर लिया एंड 150 में सेल की, बस. बाकी जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया क्या एंड बोनस इशू दिया क्या, इसमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है. सो ये प्रपोज है तो भी आप कर दो. ये इवेंट कौन सा हुआ, ये इवेंट कब हुआ? बट बिफोर, करेक्ट. एंड ये एडजस्टिंग हुआ या नॉन एडजस्टिंग? हाँ, करेक्ट. So
होमवर्क ग्रुप पे डाल देती हूँ, कल ये P&L वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद बाकी क्वेश्चंस होमवर्क हो जाएंगे। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसेट्स वाले कहाँ पे है? मॉड्यूल 2। सो आपका प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक ही है एंड तुम तो लैपटॉप ला रहे हो, ठीक है फिर बाय बाय। मैम हो जाएंगे एग्जाम।